हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। स्टूडेंट्स, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पावर शेयरिंग इट मीन्स हम इस चैप्टर में पावर की शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक है बेल्जियम और श्रीलंका। हम इसमें देखेंगे कि कैसे पावर को ये कंट्रीज़ हैं कैसे पावर को शेयर करती हैं, और हम इंडिया का भी पढ़ेंगे कि इंडिया में भी कैसे हम पावर को शेयर करते हैं। तो पहली स्टोरी किसके बारे में है? बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम is a small country in Europe, smaller in area than the state of हरियाणा। जैसे हमारे कंट्री में हरियाणा स्टेट है, उससे भी छोटा है बेल्जियम, इतना छोटा कंट्री है वो। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। उसकी पॉपुलेशन इतनी है कि हाफ, हम कह सकते हैं कि उसकी हाफ पॉपुलेशन है हरियाणा के बराबर। 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन के रहते हैं वहाँ पर, और लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? डच लैंग्वेज। 40% जो है वो वॉल्निया रीजन के रहते हैं, और लैंग्वेज क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% लोग जो है वो बेल्जियम से हैं, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और उसकी जो कैपिटल है ब्रुशल, ब्रुशल में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। आप इस बार ग्राफ से देख सकते हो कि कैसे वहाँ की कम्युनिटी आपस में कितना ज़्यादा उसमें भेदभाव है, डिफरेंस है। देख लो आप, पहले ये हमारा बेल्जियम का है, और दूसरा ये बेल्जियम का है, और ये कैपिटल उसकी ब्रुशल का है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी की क्या दशा थी वहाँ पे। मेजॉरिटी कम्युनिटी गेट द बेनिफिट्स लाइक द गवर्नमेंट पॉलिसीज, फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, दे आर रिच एंड एजुकेटेड। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी किसकी थी? फ्लेमिश रीजन की थी। तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे थे गवर्नमेंट से, जैसे पॉलिसीज़, वो रिच थे। और दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी है वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही थी। दीज differences causes conflict between the Dutch and French speaking communities during the 1950s and 1960s। जो 1950 और 1960 के टाइम पर वहाँ के जो ये डिफरेंसेस थे ना स्टूडेंट्स, वो कॉन्फ्लिक्ट्स बनने लगे, वो जो है लड़ाइयों में बदलने लगे। और इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन कहाँ की थी? ब्रुशल की थी। इतना आपको समझ आया होगा। श्रीलंका। अब हम बात करते हैं श्रीलंका। अब हम बेल्जियम के बारे में बात जान चुके हैं कि बेल्जियम में कौन कौन सी कम्युनिटी रहती हैं और उनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। हम रिजल्ट दोनों कंट्री का बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्टोरी का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि वहाँ पर कम्युनिटी के बेस पे क्या चल रहा था। श्रीलंका जो है एक आइलैंड है, यू नो, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कुछ ही दूरी पर है तमिलनाडु से। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट एज इन हरियाणा। हरियाणा की तरह वहाँ पर 2 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका आर द सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर जो है वो मेजॉरिटी में है वहाँ पर स्टूडेंट, जो कि कितने हैं? 74%। और 18% वहाँ पर तमिल स्पीकर्स हैं जो तमिल बोलते हैं। तमिल भी सब ग्रुप्स में है, यानी 2 ग्रुपों में डिवाइड है, जिसको श्रीलंकन तमिल भी बोलते हैं और इंडियन तमिल। ये दोनों अलग अलग हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। और जो तमिल के नेटिव्स हैं जो वहीं पर रहते हैं वो कौन से हैं? श्रीलंकन तमिल। और जो 4 फादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। और जो उनके पूर्वज श्रीलंका आए थे प्लांटेशन के वर्कर बनकर कॉलोनियल पीरियड में, तो वो वहीं पर आके बस गए, तो वो कौन है? वो इंडियन तमिल कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर द बुद्धिस्ट। और जो सिन्हाला लोग थे वहाँ पर वो बुद्धिस्ट थे ज़्यादातर, और कुछ जो तमिल्स थे वो मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। 7% क्रिश्चियन भी हैं जो कि तमिल से भी हैं और सिन्हाला से भी हैं। आप इस
चार्ट में देख सकते हो कि सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं 74, और तमिल स्पीकर कितने हैं 18, और तमिल भी हमारे कितने, ये स्टूडेंट तमिल स्पीकर है, ओके। ये तमिल भी कितने भागों में डिवाइड है, दो में, श्रीलंकन और इंडियन। अब हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, कैसे वहाँ पर मेजॉरिटी का कितना चलता था वहाँ पर। श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई है। द सिन्हाला रीडर्स सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट थ्रू देयर मेजॉरिटी। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जब वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है, सिन्हाला की, तो सिन्हाला कम्युनिटी का ही बंदा जो है वो सत्ता पर बैठेगा। इन 1956 में एक एक्ट पास हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ कि सिन्हाला जो लैंग्वेज है ना वहाँ पर, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दी गई है। इसका मतलब क्या है, जो 18% लोग तमिल के थे उनको डिसरिगार्ड किया गया, उनको भाव ही नहीं दिया कि वो लोग भी कंट्री में रहते हैं। The government introduced policy in favor of Sinhala people for university position and government position। सिन्हाला का बंदा अगर सत्ता पे बैठा है तो वो अपनी कम्युनिटी का ही तो भला करेगा, तो वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को यूनिवर्सिटी में पोजीशन के लिए, जैसे मास्टर्स प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उसके लिए उसको बेनिफिट्स देता था, और गवर्नमेंट जॉब भी ज़्यादातर उनको ही मिलती थी। अब आगे कौन सा पॉइंट है, श्रीलंकन पीपल्स एज दे फेल्ट, श्रीलंकन तमिल्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, as they felt government policies and constitution denied their rights and discriminated among the communities which strained their relationship between over the year। और श्रीलंकन तमिल को ऐसे लगता था कि, ऐसा लगता नहीं था स्टूडेंट्स, वो अब हम बता रहे हैं कि उनको ऐसा लगता था, लेकिन ये रियलिटी है कि उनके साथ जो है भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं था, वहाँ की गवर्नमेंट्स उनके लिए कुछ नहीं करती थी, उनके राइट्स के लिए कोई कुछ नहीं सोचता था। तो इससे क्या होता था, सिन्हाला और जो तमिल्स हैं उनके बीच में सालों साल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट जो है होने लगे। After this discrimination, Sri Lankan peoples launched their party and started struggle for the recognition of Tamil as an official language। अब जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को देख के तमिल्स ने क्या किया कि अपनी एक पार्टी बनाई, बहुत सारी पार्टीज़ वहाँ पे बनी थी उस टाइम पर स्टूडेंट, और ये स्ट्रगल किया कि उनकी जो तमिल लैंग्वेज है वो तमिल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। देयर डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, उनका क्या मुद्दा क्या था मेन, ताकि उनको थोड़ी सी डिग्निटी मिले, इक्वालिटी मिले, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन के मामले में, और उनको जॉब्स भी मिले। बट देयर डिमांड्स आर डिनाइड रिपीटली, वो बार बार स्ट्रगल करते थे, लेकिन क्या होता था कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल डिनाइड कर दी जाती थी, ख़त्म कर दी जाती थी, मानते ही नहीं थे वहाँ पर सिन्हाला लोग कि ये तमिल्स आए हैं। द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब स्टूडेंट देख रहे हो कि इतना ज़्यादा उनके साथ भेदभाव हुआ कि अब जो है, पहले तो लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुए, ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे युद्ध में, वॉर में जो है बदल गए। और इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट thousands of people, both the communities have been killed, many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood। जब वॉर होता है तो कितना सारा डिस्ट्रक्शन होता है, लोग कितने मारे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों कम्युनिटी के लोग मारे गए, और कुछ फैमिलियों को ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, कंट्री से रिफ्यूज़ किया, आप मेरी कंट्री के हो ही नहीं, और बहुत लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया वहाँ की कंडीशन को देख के। अब हम स्टूडेंट, जब हमने श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी तो हमने उसका देखा कि वहाँ कम्युनिटी कैसी हैं, और रिजल्ट भी देखा कि उसका रिजल्ट क्या था, एक सिविल वॉर, वहाँ पर एक युद्ध हुआ, इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका था वहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इसकी जगह पे बेल्जियम ने क्या पाथ चूज़ किया, उसने तो चूज़ क्या किया, वहाँ पर कुछ नहीं चेंज हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। अब तमिल वहाँ पर शांत बैठ गए कि हमें पता है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपनी जान गंवाई, और कुछ तो जो है वहाँ पर कंट्री छोड़कर चले गए। अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हम देखेंगे बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम ने क्या पाथ चूज़ किया कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो गए, वहाँ की कम्युनिटी अब खुश है वहाँ पे। The Belgium readers took a different path
इन बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 और 1993 में कुछ चेंजेस आए स्टूडेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और बेल्जियम ने इस पर एक डिफरेंट पाथ चूज़ किया। अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में और उन्होंने क्या अमेंडमेंट किए वहाँ पर। They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that they would enable everyone to live together within the same country. 1970 और 1993 के बीच में 4 चेंजेस उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अरेंजमेंट में आए ताकि उनके लोग जो है, उनकी कम्युनिटी जो है कंट्री की, वो एक साथ रह सकें। दीज चेंजेस इज़ वेरी इनोवेटिव, और ये चेंजेस जो है बहुत इनोवेटिव थे। पहला चेंजेस इसमें क्या था, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो डच और फ्रेंच का ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था तो दोनों के मिनिस्टर इक्वल पार्ट पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे बिठा दिए गए ताकि लोग जो है अपनी अपनी कम्युनिटी पर एक सही डिसीजन ले सकें। सर्टेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब सर्टेन पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई और कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी गई जो 2 रीज़न की हैं। इस तरह हमारे इंडिया में भी तो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी पावर्स जो है डिवाइडेड है। देयर वाज अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल इन विच बोथ द कम्युनिटी हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रुसेल में क्या हुआ, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई है उनके कैपिटल में ताकि वहाँ की कम्युनिटी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो दोनों कम्युनिटी का। देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई है जिसमें जो है पीपल एक ही लैंग्वेज से बिलोंग जो करते हैं वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। These changes helps to avoid the conflict between the 2 major community and the पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। लिंग्विस्टिक लाइन के बेस पर कंट्री का अच्छा डिवीज़न किया गया और दोनों की ही बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए, या हम कह सकते हैं कि एक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। फर्स्ट, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social group। ये डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर है एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए क्योंकि ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी। पावर शेयरिंग अच्छी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि ये जो है 2 सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है, कम करती है। इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एट्रैक्टिव बट आफ्टर अ ईयर इट विल डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ द नेशन। इसे जो है ये फर्स्ट पॉइंट को प्रूडेंशियल भी बोलते हैं। स्टूडेंट, पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटी कंट्री पर माइनॉरिटी के ऊपर ज़्यादा शोषण ना कर पाए। मेजॉरिटी कम्युनिटी थोड़े दिन तक तो कंट्री में एक यूनिटी लेके आएगी, यानी अच्छा लगेगा मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, बड़ी कम्युनिटी आगे आ रही है। बट कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा कि जब पता चलेगा ना तो अंदर ही अंदर जो है सिविल वॉर हो रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि नेशन की यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेकंड क्या है इसमें, सेकंड डीपर रीजन फॉर पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की एक आत्मा की तरह पावर शेयरिंग जरूरी है कि जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर पावर शेयरिंग जरूर होगी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव इट्स लाइव टू इट्स अफेक्ट। अब पता चल रहा है कि वहाँ जहाँ पर पावर शेयरिंग होगी, जहाँ पर पावर शेयरिंग अफेक्ट करेगी वहाँ के लोगों को और उनके राइट्स को। स्टूडेंट, आप जान रहे हो कि उनका राइट्स जो है कि वो कितना ज़रूरी है, उनको पता होना कि पावर शेयरिंग किस तरह कंट्री में हो रही है। इसे हम सेकंड मोरल भी बोलते हैं। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट क्या है, पिक्चर में दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हम फर्स्ट पॉइंट पे यही पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन 3 भागों में बांटी जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
power, it allow the different organ of government placed at the same level to exercise the different power. अब यहाँ पर क्या है, ये जो organs है ना तीनों, ये आपको जो दिख रहे हैं लेजिस्लेटर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो है ये एक ही जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन इनकी पावर जो है अलग अलग होती है. सेकंड क्या है इसमें, पावर इज नॉट बाउंड इन वन हैंड. दूसरा टाइप क्या है इसमें, दूसरा फॉर्म क्या है पावर शेयरिंग का, पावर इज नॉट बाउंड ऑन वन हैंड, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब जो है एक हाथ में पावर ना रह पाए, इसलिए जो है पावर को डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट. इन केस ऑफ इंडिया, सेंट्रल और स्टेट में पावर को बांटा जाता है. इंडिया में भी आप इसे देख सकते हैं. बट देर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज विच डोंट फॉलो दिस सिस्टम बिकॉज नहीं है. एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, रशिया. अब ये वाला जो वो है तरीका है, फॉर्म है, ये इंडिया में फॉलो होता है, नॉर्थ कोरिया और रशिया में नहीं होता. सो बेल्जियम फॉलोड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बट श्रीलंका इज़ रिफ्यूज्ड. और बेल्जियम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी कि किस तरह उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही थोड़ा बहुत चेंज करके अपने नेशन में शांति ले आए, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया. अब इसमें थर्ड पॉइंट इसका क्या है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप एज रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. और पावर जो है वो एक जैसे रिलीजन के ऊपर कम्युनिटी बन जाए या लैंग्वेज के ऊपर कोई ग्रुप बन जाए तो उसकी बेस पर भी पावर शेयर होती है. जैसे कि हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल बेल्जियम में देखा कि किस तरह वहाँ पर कम्युनिटी के बेस पर जो है गवर्नमेंट बनी और किस तरह पावर शेयर हुई. दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर. अब माइनॉरिटी ग्रुप को भी तो चांस मिला वहाँ पर कि अपनी बात को आगे रख सकें और अपने लिए वो लड़ सकें. इन एनी डेमोक्रेसी पीपल आर फ्री टू चूज देयर contenders. This create competition between different contenders and this ensure that power should not gain only one hand. डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि लोग जो है अपने जो इलेक्शन में खड़ा होता है अपना कंटेंडर्स को चूज़ करने में वो बिल्कुल फ्री हैं. अब जिसको इलेक्शन में लेके आना है, जिसको पावर देना है, ये किसके हाथ में होता है, लोगों के हाथ में होता है, ताकि पावर किसी गलत इंसान के हाथों में ना जाए. और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मेक अलायंसेस एंड दे got elected, they form coalition government in which they share power in between their parties. अब कुछ पार्टीज़ जो हैं, जैसे कि अगर मेजॉरिटी नहीं हुई पार्टीज़ में, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. आप जब मेजॉरिटी नहीं होती तो वो एक गठबंधन बना लेते हैं, 2-4 पार्टी को इकट्ठा करके एक कोलिशन बना लेते हैं, जिसके बीच से एक बंदा जो है गवर्नमेंट की सत्ता पर बैठता है और पावर जो है थोड़ी थोड़ी पावर वो सबको बांटता है. आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा. और ये जो पॉइंट है इसकी डीपली एक्सप्लेनेशन आप ना चैप्टर 3 में पढ़ोगे. आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे.